नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल डी चैप्टर नंबर 40 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 40 फ्रेंड्स जो है क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में। दो टॉपिक हैं हमारे सामने, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, क्रेडिट स्कोरिंग क्या होती है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं भाई क्रेडिट रेटिंग क्या है, कौन-कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारे देश में काम करती हैं, क्रेडिट रेटिंग बनी कैसे, क्या इतिहास रहा है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्रेडिट रेटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और साथ ही साथ में क्रेडिट रेटिंग के बेनिफिट्स क्या-क्या होने वाले हैं, तो ये करनी है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर हम बात करें, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? कोई भी कंपनी है, कोई भी देश है, कोई भी बॉन्ड है, तो उसकी एक रेटिंग करवाई जाती है ताकि ये पता चल सके कि ये बॉन्ड, ये कंपनी कितनी विश्वसनीय है, क्या हमारा पैसा लौटा पाएगी या नहीं लौटा पाएगी। तो में अगर बात करें, इन द वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न फाइनेंस, कंपनीज हैव डेवलप्ड मैनी एवेन्यूज फॉर रेजिंग इक्विटी एंड डेट कैपिटल। तो आज के समय में कंपनियों ने बहुत सारे तरीके खोज रखे हैं जिससे कि वो पैसा या पूंजी रेज कर सकते हैं इक्विटी के तौर पर या डेट के तौर पर। पूंजी की व्यवस्था, कैपिटल की व्यवस्था इक्विटी के रूप में हो सकती है। इक्विटी में अपनी कंपनी की हिस्सेदारी देनी पड़ती है। डेट में एक कर्जा है, एक लोन है जिसमें उधार चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो कंपनियां फाइनेंस दे सकती हैं, पैसे रेज कर सकती हैं। दीज आर accomplished by issuing various type of instrument and the investor class in both broad and deep। तब बोलते हैं कि अब इक्विटी और डेट कैपिटल अगर आपको चाहिए तो वो ये काम कैसे किया सकता है, तो इसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं। आप बॉन्ड इशू कर सकते हैं, आप सर्टिफाइड डिपॉजिट इशू कर सकते हैं, आप कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं, आप डिवेंचर इशू कर सकते हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम इशू करके ये कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकते हैं। और इन्वेस्टर भी यहाँ दोनों तरीके के आते हैं। इन्वेस्टर क्लास इज बोथ, मतलब 2 तरीके के इन्वेस्टर आते हैं। एक जो ब्रॉड होते हैं और एक जो डीप होते हैं। ब्रॉड का मतलब यहाँ पर है जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मतलब कोई 1000, कोई 10,000, कोई 5000 डाल रहा है, इस तरीके से बहुत सारे लोग मिल कर के पैसा देते हैं, ब्रॉड इन्वेस्टर हो गए। डीप का मतलब हुआ कि जैसे पेंशन फंड है, उसने 1 लाख एक साथ ही 5000 करोड़ का शेयर खरीद लिया या 500 करोड़ का खरीद लिया, तो आ जाते हैं। इट इज़ नेसेसरी for investor to get a fair estimate of risk involved and often they do not have expertise to assess the risk। अब किसी भी कंपनी का बॉन्ड खरीदना चाहते हो या किसी भी कंपनी का कमर्शियल पेपर खरीदना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना रिस्क है। भाई अगर तुम एफडी करवाते हो तो हमें पता है वो सरकारी है, रिस्क नहीं है। या हम जो है ये ट्रेजरी बिल वगैरह खरीदते हैं जो कि गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं वो भी गवर्नमेंट का है, तो वहाँ रिस्क नहीं होता। लेकिन अगर हम टाटा कंपनी का जो है बॉन्ड खरीदें, हम रिलायंस का बॉन्ड खरीदें या अडानी का हम बॉन्ड खरीदें, तो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है इसके बारे में जानकारी इन्वेस्टर को होनी चाहिए। और आम आदमी के पास में ऐसी कोई एक्सपर्टाइज़ नहीं होती है कि वो ऐसे जान जाए कि हाँ, कौन अच्छा है। जैसे मैंने भी जो नाम लिए वो बड़ी-बड़ी कंपनियों के ही नाम लिए। मैं अभी इसी जगह पर सुजाता केमिकल्स मान लीजिए एक कंपनी है। अब आपको नहीं पता है सुजाता केमिकल्स कैसी कंपनी है। वी डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज़, ओके। तो हम रिस्क को असेस नहीं कर सकते। इन दिस रिगार्ड यहीं पर ही चूँकि हम रिस्क असेस नहीं कर सकते तो ऐसे में एक कॉन्सेप्ट सामने निकल कर के आता है कि रिस्क असेस कौन करेगा। इन दिस रिगार्ड क्रेडिट रेटिंग फॉर्म्स एन ऑब्जेक्टिव टूल फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट फॉर द इन्वेस्टर एज़ वेल एज़ लेंडर। तो यहीं पर ही चूँकि हम ये नहीं जानते कि किसी टूल इंस्ट्रूमेंट में, किसी बॉन्ड में कितना रिस्क है, तो वहीं पर ही क्रेडिट रेटिंग सामने निकल कर के आती है। क्रेडिट रेटिंग एक टूल है, एक हथियार है, एक औजार है, जिससे हम रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट असेस कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि इस बॉन्ड में कितना रिस्क है, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और ये जानकारी इन्वेस्टर के लिए फ़ायदे का सौदा होती है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और लेंडर के लिए जो उधार देना चाहते हैं, उनके लिए भी फ़ायदे का सौदा होती है। व्हाइल क्रेडिट रेटिंग इज़ फॉर बिज़नेस एंटिटीज़, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो बिज़नेस एंटिटीज़ के लिए होती है। क्रेडिट स्कोरिंग जो होती है वो इंडिविजुअल्स, ठीक है? तो सेम काम है। क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोरिंग सेम ही चीज़ है। अगर बिज़नेस के लिए आप वही काम कर दें तो क्रेडिट रेटिंग कहलाता है, और अगर आप किसी व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल मेरे लिए अगर किया जाएगा तो वो क्रेडिट स्कोरिंग करी जाती है, ठीक है?
ये बात हो गई। फिर आता है कि व्हाट इज़ क्रेडिट रेटिंग। भाई इंट्रोडक्शन में हमने बात करी भाई कि अभी नाउ अ डेज़ कंपनियाँ अगर चाहें तो पैसा कैपिटल रेज़ करने के लिए वो इक्विटी इश्यू कर सकती हैं, डेट इश्यू कर सकती हैं। अब ये इक्विटी और डेट इश्यू करने के लिए वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करती हैं, बॉन्ड वगैरह ये सब चीज़ें, शेयर मार्केट में शेयर इश्यू करती हैं। और यहाँ पर हमें इन्वेस्टर भी 2 तरीके के मिलते हैं, ब्रॉड और डीप वाले। ब्रॉड मतलब खूब सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर और डीप मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा परचेजिंग। ऐसे में इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी हो जाता है जानना कि भाई जो भी वो इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसमें कितना रिस्क है, कितना रिस्क है इसके साथ में। और इस तरीके की एक्सपर्टीज़ आम आदमी के पास में नहीं होती है। तो इसी जगह पर क्रेडिट रेटिंग सामने निकल कर के आता है, जो कि उनके लिए इंडिविजुअल्स चाहे हों इन्वेस्टर और चाहे जो है लेंडर हो उधार देने वाले, उनके लिए कंपनियाँ क्रेडिट रेटिंग कैलकुलेट करती हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की, किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की, ठीक है? और वो बताती हैं कि हाँ, इसमें कितना रिस्क है। क्रेडिट रेटिंग बिज़नेस एंटिटी के लिए होता है और क्रेडिट स्कोरिंग सेम काम क्रेडिट स्कोरिंग इंडिविजुअल्स के लिए होता है। अगर कंपनी के लिए करोगे तो क्रेडिट रेटिंग कहलाएगा, अगर राधेश्याम के लिए करोगे तो क्रेडिट स्कोरिंग कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ क्रेडिट रेटिंग। सवाल है कि भाई क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कांसेप्चुअल है नहीं, थ्योरेटिकल है, थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे, कांसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। क्रेडिट रेटिंग इज़ एन एनालिसिस ऑफ द क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और बिज़नेस। क्रेडिट रेटिंग इस बात की एनालिसिस होती है कि कितना क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड है किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया या किसी बिज़नेस यानी कोई कंपनी हो गई, कोई फर्म होगी उसमें, ठीक है? It is a risk grade given to a particular entity based on its credential and the extent to which the financial statements of the entity are sound in terms of borrowing and lending that has been done in the past. बोलते हैं कि भाई यहाँ पर हम रिस्क की ग्रेडिंग करते हैं। किसी पर्टिकुलर कंपनी जैसे मान लीजिए रिलायंस की हमने रिस्क ग्रेडिंग करी, कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन इट्स क्रेडेंशियल, मतलब कैसे इसकी परफॉर्मेंस रही है, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह चेक किया जाएगा, बैलेंस शीट चेक करी जाएगी, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वगैरह चेक किया जाएगा और पहले इसने जो उधारी ले रखी है या दे रखी है, वो सारी चीज़ों को चेक करके फिर ये बताया जाता है कि रिस्क ग्रेड कितना है। यूजुअली अ क्रेडिट रेटिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिकल ग्रेड, मतलब बोलते हैं कि जो क्रेडिट रेटिंग की जाती है वो अल्फा न्यूमेरिक ग्रेड में करी जाती है। मतलब जैसे ये एए, ट्रिपल ए रेटिंग हो गई, है ना? ए2 प्लस हो गई या फिर डबल ए प्लस हो गई, इस तरीके से या बी अल्फा न्यूमेरिक ग्रेडिंग की जा रही है। तो क्रेडिट रेटिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक ग्रेड, इस तरीके से ये रेटिंग करी जाती है अकम्पनीड बाई अ डिटेल्ड रिपोर्ट। इसके साथ-साथ यानी कि क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, उसके साथ एक 10-12 पेज की एक डिटेल रिपोर्ट लगाई जाती है। ये रेटिंग जैसे एए रेटिंग दी गई तो क्यों दी गई? उसकी डिटेल रिपोर्ट इसके साथ अटैच करी जाती है क्रेडिट रेटिंग के साथ में, ये बताने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों किया हमने। और ये जो रेटिंग की गई है बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल हिस्ट्री ऑफ बोरोइंग और लेंडिंग एंड क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द एंटिटी आर द पर्सन obtained फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ इट्स एसेट एंड लायबिलिटी विथ अ व्यू टू डिटरमाइनिंग देयर एबिलिटी टू मीट द डेट ऑब्लिगेशन। तो बोलते हैं भाई जो क्रेडिट रेटिंग की जाती है अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में की जाती है, इसके साथ एक डिटेल रिपोर्ट लगाई जाती है। और क्रेडिट रेटिंग करते समय हम क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं? भाई फाइनेंशियल हिस्ट्री कैसी रही है? क्या उधार लिया और दिया गया है इनके द्वारा? ये चीज़ देखी गई। क्रेडिट वर्थीनेस कितनी क्या है? मतलब है दम ये लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा? इसका असेसमेंट कैसे किया जाता है? उसके द्वारा जो स्टेटमेंट वगैरह उस कंपनी के हैं, वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। कितने एसेट हैं? कितनी लायबिलिटी है? प्रीवियस में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? ये सारी चीज़ों को चेक करते हुए डिटरमाइन किया जाता है कि जो भी डेट ऑब्लिगेशन है, जो भी कर्जा उधारी ले रखी है, क्या उसको ये पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाए? ओके? इट हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी। भाई जब आप क्रेडिट रेटिंग करते हैं, तो आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी एंटिटी की सॉल्वेंसी का असेसमेंट हो पाता है। सॉल्वेंसी मतलब कितने समय तक ये ज़िंदा रहेगी कंपनी? क्या ये कंपनी दिवालिया तो नहीं हो जाएगी? सॉल्वेंट रहेगी कि नहीं? तो हमें पता चलता है कि हाँ, इसके पास पर्याप्त एसेट हैं और ये पैसा चुका सकती है। इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में अ क्रेडिट रेटिंग में बी डिफाइंड एज एन ओपिनियन ऑफ अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी as the issuers, that is borrower of the money, capacity to meet its financial obligation to depositors or bondholders, that is lender of money on a particular issue or type of instrument जैसे डोमेस्टिक या फॉरेन करेंसी, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म एटसेट्रा इन अ टाइमली मैनर। बहुत मतलब
सारी बातें एक साथ लिखते हैं, पर कोई नहीं। क्रेडिट रेटिंग एजेंट मतलब हम क्रेडिट रेटिंग को डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की एक राय होती है, ओपिनियन होती है। क्रेडिट रेटिंग जो है एक ओपिनियन है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की, इसके बारे में, इश्यूअर के बारे में। इश्यूअर मतलब जो बॉन्ड इश्यू करेगा, जो कमर्शियल पेपर इश्यू करेगा, यानी बारोअर ऑफ द मनी, वो कंपनी जो उधार लेगी। क्या बताता है ये राय देता है कि क्या कैपेसिटी है, क्या इस कंपनी के अंदर कैपेसिटी है जो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट कर सकेगा। जो भी डिपॉजिटर हैं या जो भी बॉन्ड होल्डर्स हैं, यानी जिन्होंने भी पैसे इनको उधारी पर दे रखा है, क्या उनकी बातों को ये फॉलो कर पाएगा, क्या ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाएगा। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर इशू, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है या कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। डोमेस्टिक करेंसी में भी इशू कर सकता है, फॉरेन करेंसी में भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इशू कर सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या इशू कर सकते हैं, बॉन्ड वगैरह इशू कर सकते हैं। कंपनी जो कुछ भी इशू कर रही है फॉरेन करेंसी में, इंडियन करेंसी में, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में, कैसे भी इशू करें, तो क्या वो अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इसी की एक ओपिनियन है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये एक राय होती है, कंपल्सन नहीं होता है कि आपको मानना ही है, ये कोई गारंटी नहीं देते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कोई गारंटी नहीं देती है कि नहीं हमने अगर इस कंपनी की रेटिंग ए कर रखी है तो ये आपका पैसा जरूर चुका देगी, नहीं। ये उनकी सिर्फ एक सलाह है, एक राय है कि हाँ इनकी रेटिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से ए है, आप अपना देख लो हिसाब किताब। ठीक है, द रेटिंग measures the relative risk of an issuer's ability and willingness to repay both interest and principal over the period of rated instrument। तो रेटिंग क्या मेजर करती है, रिलेटिव रिस्क को मेजर करती है, issuer's ability यानी जो जिसने भी बॉन्ड इशू किया है, जिसने कमर्शियल पेपर, उसकी एबिलिटी को मेजर करती है। क्या ये विलिंगनेस यानी इच्छा रखता है रीपे करने की, क्या दोनों चीजें, मूलधन और ब्याज, क्या दोनों रीपे करने की इच्छा रखता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 3 साल के लिए, जितने साल के लिए भी, क्या उतने समय में ये मूलधन और ब्याज पे करेगा, क्या योग्यता है और क्या इच्छा रखता है या नहीं रखता, यही चीज रेटिंग मेजर करती है। अ हाई क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट्स अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ पेइंग बैक द लोन इन इट्स इंटायरिटी विदाउट एनी इशू। अगर हाई क्रेडिट रेटिंग है तो ये बात समझ में आती है, किसी कंपनी की अगर रेटिंग हाई है तो पूरे चांसेज हैं कि पेबैक पूरा का पूरा लोन कर दिया जाएगा बिना किसी इश्यू के। अ पुअर क्रेडिट रेटिंग सजेस्ट दैट द बारोअर हैज हैड ट्रबल पेइंग बैक लोन्स इन द पास्ट एंड माइट फॉलो द सेम पैटर्न इन द फ्यूचर। तो बोलते हैं कि अगर पुअर क्रेडिट रेटिंग हो जाती है साहब, खराब क्रेडिट रेटिंग है तो क्या होगा, ये सजेस्ट करती है कि बारोअर हैज हैड ट्रबल पेइंग बैक, मतलब इससे पहले जब भी लोन लिया था इस कंपनी ने वो वापस नहीं कर सकी है और हो सकता है भविष्य में भी ये सेम पैटर्न फॉलो करे, भविष्य में भी ये वापस ना कर सके। ये होता है क्रेडिट रेटिंग का फंडा। तो हमने समझा कि भाई क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, ये एक एनालिसिस है किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, किसी पर्टिकुलर कंपनी में क्या रिस्क है, कितना रिस्क है उसमें, ये चीज कई बार कंपनियों की रेटिंग की जाती है, कई बार देशों की, कंट्रीज की भी रेटिंग की जाती है और कई बार सिर्फ बॉन्ड की रेटिंग। मे बी रिलायंस ने 10 तरीके के बॉन्ड इशू कर रखे तो हर एक की रेटिंग अलग-अलग हो, बराबर है? तो ये रिस्क ग्रेड होता है, यहाँ पर रिस्क की ग्रेडिंग की जाती है। किसके आधार पर? पहले पास्ट में जो भी इसका स्टेटमेंट वगैरह है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह देख करके, और ये देखा जाता है कि पहले उधारी ली है तो कैसा परफॉर्मेंस रहा है। उन सब के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है ग्रेडिंग क्या दी जाए। क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में होती है। इसके साथ एक डिटेल रिपोर्ट लगी हुई होती है, ये बताने के लिए आखिर ये रेटिंग दी क्यों गई है, और उसमें ये रिपोर्ट बनना और ये जो क्रेडिट रेटिंग असाइन की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है, उसके लिए कि पहले की उधार लेने-देने की हिस्ट्री चेक की जाती है, क्रेडिट वर्थिनेस करी जाती है, फाइनल स्टेटमेंट देखा जाता है, ये सारी चीज़ों के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। क्रेडिट रेटिंग होने से किसी भी कंपनी की सॉल्वेंसी का आइडिया लगता है कि क्या इस कंपनी के पास पर्याप्त एसेट हैं, पर्याप्त पैसे हैं कि भविष्य में अगले 10-20 वर्षों तक सर्वाइव कर सके या ना कर सके। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा क्रेडिट रेटिंग एक राय है, ओपिनियन है, किसकी? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की एक राय है, एक ओपिनियन है, जो ये बताती है कि जो इश्यूअर है, जिसने भी बॉन्ड वगैरह इश्यू कर रखा है, जो पैसा उधार पर ले रहा है, जो भी चीज़ें इश्यू करके, चाहे वो बॉन्ड हो, कमर्शियल पेपर हो, तो क्या वो अपना पैसा वापस कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? अब वो जो इश्यूअर है, जिसने बॉन्ड इश्यू किया, वो डोमेस्टिक बॉन्ड इश्यू कर सकता है, फॉरेन करेंसी में बॉन्ड इश्यू कर सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए बॉन्ड इश्यू कर सकता है, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड इश्यू कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। रेटिंग जो है क्या मेजर करती है?
रिलेटिव रिस्क ऑफ इश्यूअर्स एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू रीपे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। मतलब कहने का रेटिंग जो है ये देखती है कि क्या ईश्वर के अंदर में योग्यता है कि वो मूलधन और ब्याज दोनों वापस कर पाएगा समय के साथ में या नहीं कर पाएगा। हाई रेटिंग अगर है तो वो बताता है कि हाँ, पे करने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा है, और लो रेटिंग ये बताती है कि नहीं, पहले भी इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है, पहले भी ये पैसा समय से, भविष्य में भी ये पे करना मुश्किल ही होगा इनके लिए, ठीक है? तो पुअर रेटिंग। अब आती है सर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सीआरएज, ओके? सीआरएज मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। A credit rating agency is a private company that looks at credit worthiness of large scale borrower such as a company or country। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक प्राइवेट कंपनी होती है जो क्रेडिट वर्थीनेस, क्या ये पैसा चुका पाएगा, लार्ज स्केल बारोवर का ये चेक करती है, जैसे किसी कंपनी का, किसी कंट्री का क्रेडिट रेटिंग ये करते हैं। इट इफेक्टिवली रैंक द बारोवर्स ऑन देयर एबिलिटी टू पे ऑफ देयर लोन। मतलब जैसे क्लास में स्टूडेंट की रैंकिंग की जाती है, उसी तरीके से कंपनियों की ये रैंकिंग करते हैं कि बारोवर, कौन-सा बारोवर कैसा रहा है, कौन ज़्यादा अच्छे से जल्दी वापस कर पाता है, कौन पैसे में डिफ़ॉल्ट करता है। तो वही बोलते हैं कि इफेक्टिवली रैंकिंग करता है बारोवर्स की, जिसने भी उधार लिया है, उसकी योग्यता के आधार पर, लोन चुकाने की योग्यता के आधार पर उनकी रैंकिंग ये करते हैं। कौन? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसे सीआरए भी कहते हैं और साथ ही साथ में रेटिंग सर्विस भी कहते हैं। इज़ अ कंपनी दैट असाइन क्रेडिट रेटिंग which assess a debtor's ability to pay back debt by making timely payment of interest, likelihood of default। तो ये बोलते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को हम शॉर्ट में सीआरए भी बोल सकते हैं, या इसी को दूसरा नाम रेटिंग सर्विस भी कहा गया है। एक कंपनी होती है जो कि असाइन करती है क्रेडिट रेटिंग असाइन करती है जिसने भी उधारी पर पैसा लिखा है। और ये क्रेडिट रेटिंग क्या बताती है? डेटर्स एबिलिटी, जो भी उधार लेने वाला है, क्या उसके अंदर योग्यता है, वो पे बैक कर सकेगा, जो भी मूलधन है और जो ब्याज है उसका समय पर रीपेमेंट ये कर पाएगा या डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इस चीज़ के बारे में बताता है कौन? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बताएगी क्रेडिट रेटिंग क्या है, और क्रेडिट रेटिंग से पता चले सामने वाला पैसा लौटाए, डुबा देगा। एन एजेंसी में रेट द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ इश्यूअर ऑफ debt obligation, of debt instrument, and in some cases of servicer of the underlying debt but not of individual। क्या बोलते हैं भाई कि जो सीआरए होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, वो इंडिविजुअल कंज्यूमर की रेटिंग नहीं करती। पहली बात, सीआरए बिजनेस एंटिटी का ही रेटिंग करेंगे, वो इंडिविजुअल कस्टमर का नहीं करते, इसके लिए अलग एजेंसी, ठीक है? तो एजेंसी क्रेडिट वर्थीनेस चेक करती है किसकी? इश्यूअर ऑफ डेट ऑब्लिगेशन, ऑफ डेट ऑब्लिगेशन, जो भी कर्जा है उसका जो इश्यू करने वाला है, जिस कंपनी ने कर्जा इश्यू किया है, बॉन्ड इश्यू किया है, उसकी क्रेडिट वर्थीनेस चेक करते हैं। कोई डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे रिलायंस वगैरह हो गया, तो वो कंपनी का चेक करेंगे। डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ये चीजें क्या करती हैं। और कुछ केसेस में सर्विसर्स ऑफ द अंडरलाइंग डेट मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, छोड़ सकते हैं हम। अंडरलाइंग डेट का सर्विसर का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास में 10,000 मकान है, 10,000 मकान है, मतलब कोई बिल्डर है जिसने फ्लैट बना रखा है। अब फ्लैट में पता चला कि 10,000 फ्लैट हैं वहाँ, वो बेच नहीं रहा है उन फ्लैट्स को, उसने रेंट पर चढ़ा रखा है। अब 10,000 लोगों से 10,000 घरों में जा करके पैसा वसूलना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो उस जगह पर वो क्या करेंगे, किसी कलेक्टर को रखेंगे, किसी न किसी व्यक्ति को रखेंगे जिस ये पैसे वसूलने का। तो उसी तरीके से सर्विसेज़ ऑफ अंडरलाइंग डेट, उधारी के मामले में भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट किया जाता है कि तुम सोचो तुमने 10,000 लोगों को कर्जा दे रखा है, उनसे पैसे इकट्ठा करने का अगर सक्षम हो जाए तो सर्विसिंग अंडरलाइंग डेट, तो इसकी भी रेटिंग ये करते हैं, ठीक। द डेट इंस्ट्रूमेंट्स रेटेड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में इंक्लूड कॉर्पोरेट बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, प्रेफर्ड स्टॉक, डिवेंचर्स एंड कोलेटराइज्ड सिक्योरिटीज सच एज मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन। तो बोलते हैं कि सीआरए किन-किन डेट इंस्ट्रूमेंट की यहाँ बात हुई थी ना, डेट इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट में किसकी रेटिंग करते हैं? तो भाई कमर्शियल कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, म्युनिसिपल बॉन्ड हो गया, प्रेफर्ड स्टॉक हो गए, डिवेंचर हो गए। उसके अलावा जहाँ पर कोलेटरल रख करके जो है सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, जैसे मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, यानी कि घर को बंधक रख करके सिक्योरिटी इशू की गई, कोलेटराइज्ड डेट ऑब्लिगेशन, तो इन सभी की जो है एटसेट्रा, इसके अलावा इन सभी की ये रेटिंग करते हैं। ओके, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में हमने देखा भाई कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक प्राइवेट कंपनी होती है
जिसका काम होता है बड़े बारोवर जो होते हैं उनकी क्रेडिट वर्थीनेस चेक करना कि क्या ये पैसा लौटा पाएगा या नहीं। अब बड़े बारोवर में कंपनी भी हो सकती है और कंट्री भी हो सकती है। ये रैंकिंग करते हैं बारोवर की पे बैक करने की क्षमता के आधार पर उनकी रैंकिंग भी करते हैं। सीआरए सीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को सीआरए भी बोला जाता है। ये एक कंपनी होती है जो क्रेडिट रेटिंग असाइन करती है कंपनियों को। ये इस किस आधार पर करती है कि जिसने भी उधार ले रखा है क्या वो समय पर पैसे वापस कर पाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, या डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, उसके आधार पर ये क्रेडिट रेटिंग असाइन एजेंसी क्रेडिट वर्थीनेस चेक करती है। किसकी करती है? 3 चीज़। पहला, डेट ऑब्लिगेशन ऑफ इश्यूअर ऑफ डेट ऑब्लिगेशन, यानी उस कंपनी की जिसने बॉन्ड वगैरह इश्यू कर रखा है। दूसरा, डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह हो गया, कमर्शियल पेपर वगैरह हो गया, और कुछ केसेस में अंडरलाइंग डेट के सर्विसेज की भी ये रेटिंग करते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल कस्टमर की रेटिंग नहीं करते हैं। 3 चीज़ें हो गई। एक कंपनी इश्यूअर ऑफ डेट, जो कि मैंने आपको बताया, जैसे रिलायंस का भी ये कर सकते हैं, और दूसरा डेट इंस्ट्रूमेंट, तो पूरी की पूरी कंपनी का इन्होंने किया। या हो सकता है रिलायंस ने एक कोई बॉन्ड इश्यू कर रखा है, कमर्शियल पेपर इश्यू कर रखा है, उसकी भी रेटिंग है। और नीचे इन्होंने पूरी लिस्ट दी है कि भाई जो सीआरए होता है, वो किन-किन की रेटिंग करता है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, म्युनिसिपल बॉन्ड, प्रेफर्ड स्टॉक, डिबेंचर, सारी चीज़ों करते हैं। अब आता है हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग कैसे आया है निकल करके अभी। द मॉडर्न रेटिंग सिस्टम dated back to know when John Moody started rating railroad bond। तो मतलब क्रेडिट रेटिंग का जो सिस्टम है, उसके उद्घाटनकर्ता जो है, आप मानिए जॉन मूडी, एक व्यक्ति हैं। आजकल मूडीज़ कंपनी है ना? मूडीज़ कंपनी जो रेटिंग करा करती है। तो उन्होंने ही 1909 में शुरुआत करी थी यूएस रेल रोड बॉन्ड्स की रेटिंग करके। यूनाइटेड स्टेट्स में रेल रोड के कई तरीके के बॉन्ड इश्यू हुआ करते थे। तो जॉन मूडी ने उनकी रेटिंग करनी शुरू करी, क्योंकि बहुत तरीके के बॉन्ड आया करते थे, तो लोगों को गेस करना पड़ता था कि कौन-सा बॉन्ड जो है डूबेगा, कौन-सा अच्छा रिटर्न देगा। तो जॉन मूडी बताते थे कि हाँ, इसमें मतलब बैकग्राउंड चेक करके कि हाँ, ये अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, ये खराब परफ़ॉर्म कर रहा है। ऐसा इन्होंने जॉन मूडी ने। करंटली अगर देखा जाए तो 3 रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो कि डोमिनेट करती हैं इंटरनेशनल सीन। तो इंटरनेशनली जो है मौके पर 3 कंपनियाँ हैं जो क्रेडिट रेटिंग में बहुत हावी हैं। पहला मूडीज़ है, मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज़ कहते हैं। दूसरा एस&पी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर बोलते हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग है। और तीसरी कंपनी है सर फिच है। 3 कंपनियाँ हैं जो इंटरनेशनल स्तर पर बहुत हावी हैं, मूडीज़, एस&पी और फिच, जो कि क्रेडिट रेटिंग का काम देखती हैं। व्हाइल नॉर्मली सीआरएज असाइन अ रेटिंग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एन इश्यूअर, देयर आर ओकेशंस व्हेन अनसॉलिसिटेड रेटिंग आर असाइन्ड। मतलब ये बोलते हैं कि भाई जनरली क्या होता है, किसी कंपनी को अगर रेटिंग करवानी है, तो वो रिक्वेस्ट करता है जाकर के सीआरए से कि सर हमारी कंपनी की रेटिंग करिए, हमारे बॉन्ड की रेटिंग करिए, हमारे जो है कमर्शियल पेपर की रेटिंग करिए। लेकिन कई बार जो है कंपनियाँ सीआरए खुद अपनी तरफ से अनसॉलिसिटेड रेटिंग कर देते हैं कुछ कंपनियों की बॉन्ड्स की, कुछ कंट्रीज़। क्या मतलब है इस बात का? मतलब वही है कि जैसे समझो जो फूड क्रिटिक होते हैं, फूड क्रिटिक समझते हो ना? जो खाना खाते हैं रेस्टोरेंट का और उसके बाद रेटिंग देते हैं। रैटाटूई मूवी अगर आपने देखी, तो क्या होता है कि सीआरए जो होता है, जनरली क्या होता है कि आप बुलाओगे कि आप हमारे यहाँ आओ, खाना खाओ, मतलब आप आओ, खाना खाओ और हमें पैसे दो और फिर बताओ खाना कैसा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि फूड क्रिटिक खुद चला जाता है और पैसे भी खुद भरता है और आपकी रेटिंग करके चला। इसी तरीके से ये है कि कंपनियाँ बुलाई नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने रेटिंग कर दी, तो अनसॉलिसिटेड रेटिंग भी ये करते हैं। फिर आगे हमें यूज़ करना है ये टर्म सोबरजीन रेटिंग, तो हम समझते हैं स्टार का मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज है। सोबरजीन रेटिंग का मतलब होता है ग्रेडिंग ऑफ एन एंटायर कंट्रीज गवर्नमेंट, किसी देश की सरकार की रेटिंग करना, जैसे जापान की रेटिंग करना, चाइना की रेटिंग करना, इंडिया की रेटिंग करना, तो उसे सोबरजीन रेटिंग कहते हैं। ओके, तो अब बुक में आते हैं। व्हाइल द रेटिंग ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड स्टार्टेड इन अर्ली 20th सेंचुरी, सोबरजीन रेटिंग रिप्रेजेंट अ रिलेटिवली न्यू लाइन ऑफ बिजनेस फॉर द एजेंसी। मतलब ये बोलते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड की रेटिंग 20वीं शताब्दी से चली आ रही है, लेकिन सोबरजीन रेटिंग यानी देश, पूरे के पूरे देश की सरकारों की रेटिंग करना, ये नया कॉन्सेप्ट है जो अभी रिसेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल कंट्री,
यानी फ्रांस पहला देश है जो पूरे देश की रेटिंग की गई। पूरी कंट्री कैसा परफॉर्म करी सोचिए। अब ये सभी के लिए करते हैं, इंडिया की भी रेटिंग करते हैं। यानी कि पूरा देश कैसा है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये देखा जाए तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल कंट्री फ्रांस थी, एस&पी ने 1959 या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है CRISIL, क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रिसिल इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया। तो हमारे देश में क्रेडिट रेटिंग की जिम्मेदारी क्रिसिल के जिम्मे रही, सबसे शुरुआत इसने ही करी। क्रिसिल जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में और इसने अपना काम अगले साल 1988 में शुरू कर दिया था। ध्यान रखिएगा, क्रेडिट रेटिंग की शुरुआत हमारे देश में किसने करी? क्रिसिल ने करी। क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड ने करी। अभी मौके पर 7 जो है रेटिंग एजेंसी हैं जो हमारे देश में ऑपरेशनल। सवाल है कि भाई वो 7 एजेंसी कौन-कौन सी हैं? ये है पूरी लिस्ट, देखते हैं 7 एजेंसी। 7 क्रेडिट एजेंसी रजिस्टर्ड विथ सेबी। यहाँ पर थोड़ा-सा आगे वैसे पढ़ेंगे भी, पर ध्यान रखिए सीआरए कहाँ रजिस्टर करता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहाँ रजिस्टर करता है? सेबी के पास। तो अभी मौके पर सेबी के पास रजिस्टर्ड 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। पहला क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया ने क्रेडिट रेटिंग की शुरुआत करी थी। इकरा, इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंडिया लिमिटेड। केयर, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। फिर है ये आपका इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। इक्विट रेटिंग एंड रिसर्च, जिसे पहले समीक्षा रेटिंग्स कहा जाता था। ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया लिमिटेड है और इन्फॉर्मेरिक्स वैल्यूएशन रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड। कुल मिलाकर के फ्रेंड्स 7 कंपनीज हैं हमारे देश में क्रेडिट रेटिंग का काम करती हैं। ओके, फिर आगे इन्होंने बोला कि सम ऑफ दीज इंडियन रेटिंग एजेंसी हैव टाई अप अलायंसेस विथ इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी। जैसे क्रिसिल ने एस&पी के साथ में टाई अप कर रखा है, इकरा ने जो है मूडी के साथ कर रखा है, केयर ने फिच के साथ कर रखा है। मतलब ये बोलते हैं कि इनमें से 7 एजेंसियों में से किस विदेशी कंपनियों के साथ भी टाई अप कर रखा है, अलायंस बना रखा है। 7 रेटिंग हो गई। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो यहाँ बात करी भाई क्या क्रेडिट रेटिंग में, तो हमने देखा भाई कि शुरुआत जो है जॉन मूडी ने करी थी जब इन्होंने यूएस रेल रोड बॉन्ड्स की रेटिंग खुद करी थी। 3 एजेंसियां हैं जो इंटरनेशनल स्तर पर बहुत पॉपुलर हैं, मूडीज, एस&पी और फिच। जनरली हम यही बोलते हैं एस&पी यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच। ये 3 कंपनियां हैं जो बहुत मशहूर हैं, ज़्यादा हावी हैं, ज़्यादा प्रचलित हैं। तो मॉडर्न रेटिंग तब शुरू हुई 1909 में जब जॉन मूडी ने यूएस रेल रोड बॉन्ड्स को रेट करना शुरू किया। ग्लोबल स्तर पर अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 3 एजेंसियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो बहुत मशहूर हैं क्रेडिट रेटिंग के लिए। उसमें मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर को एस&पी कहते हैं और फिच, ये 3 कंपनियां हो गई। सीआरए नॉर्मली क्या करते हैं, जब कोई कंपनी बोलती है कि हमारी रेटिंग करो तभी करती हैं, लेकिन कभी कभार बिना बोले भी रेटिंग कर देती हैं। फिर हमने देखा सोवरजीन रेटिंग का मतलब होता है किसी देश की सरकार की जो है रेटिंग करना, पूरे देश की रेटिंग करना, पूरे देश की सरकार की रेटिंग करना सोवरजीन रेटिंग कहलाता है। ये बोलते भाई कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इनकी रेटिंग तो 20वीं सेंचुरी में शुरू हो चुकी थी, लेकिन सोवरजीन रेटिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है वो भी नया है इस एजेंसी के लिए। पहली इंडस्ट्रियल कंट्री जिसकी रेटिंग की गई थी वो फ्रांस थी, एस&पी द्वारा 1959 में की गई। हमारे देश में जो क्रेडिट रेटिंग का काम है उसकी शुरुआत क्रिसिल ने करी थी, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। क्रिसिल जो है 1987 में इस्टेब्लिश की गई थी और 1988 में इसने अपना काम शुरू किया हुआ था। करंटली जो है 7 रेटिंग एजेंसीज हैं हमारे देश में ऑपरेट करती हैं, जो कि रेटिंग करती हैं बॉन्ड्स का, एफडी वगैरह का, कमर्शियल पेपर का और अदर ऑब्लिगेशंस का रेटिंग करती हैं। जैसे कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी टाई अप कर रखा है, जुगाड़ बिठा रखा है। क्रिसिल ने एस&पी के साथ कर रखा है, इकरा ने मूडीज के साथ कर रखा है, केयर ने के साथ कर रखा है और फिर 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी वो मैंने आपको दिखाई थी। अब आता है सर हमारा अगला टॉपिक जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग आर एज फॉलोज। पहला, असेसमेंट ऑफ इशूअर्स कैपेसिटी टू रीपे। तो इशूअर यानी जो बॉन्ड इशू कर रहा है, जो कमर्शियल पेपर इशू कर रहा है, जो कंपनी है, उसके अंदर रीपे करने की क्षमता है या नहीं, इसका असेसमेंट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है क्रेडिट रेटिंग की। तो इट असेसेस इशूअर्स कैपेसिटी टू मीट्स इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन
दैट इज इट्स कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट एंड रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट बारोड एज पर द डिसाइडेड रीपेमेंट शेड्यूल। मतलब ये बोलते हैं कि ये जो आपका क्रेडिट रेटिंग होती है, ये मूल्यांकन करती है कि जो इश्यूअर है, जो कंपनी बॉन्ड इश्यू करने जा रही है, क्या उसके अंदर क्षमता है अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने की या नहीं है? क्या इसके अंदर कैपेसिटी है कि अपना मूलधन और ब्याज वगैरह समय पर चुका पाएगी, एज़ पर शेड्यूल चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी? तो इस बारे में जानकारी मिलती है किससे? क्रेडिट रेटिंग से। बेस्ड ऑन डेटा होती है। क्रेडिट रेटिंग डेटा पर आधारित होती है, अंदाज़ा और गेस वर्क नहीं किया जाता है। अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी असेस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ बोरोवर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फाइनेंशियल। बोरोवर की क्षमता को अगर ये क्रेडिट रेटिंग करते हैं, तो वो फाइनेंशियल डेटा के आधार पर करते हैं। एक्सप्रेस्ड इन सिंबल, जो भई क्रेडिट रेटिंग होती है उसको सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेटिंग्स आर एक्सप्रेस्ड इन द सिंबल्स जैसे ट्रिपल ए, ट्रिपल बी एटसेट्रा व्हिच कैन बी अंडरस्टूड बाय नॉन एक्सपर्ट एज़ वेल। मतलब ये बोलते हैं भई कि इसकी खासियत होती है कि ट्रिपल ए अ डबल बी, डी, सी ऐसी रेटिंग्स होती हैं, तो इसको आसानी से समझा जा सकता है। ये हमारे लिए भी ईज़ी है अंडरस्टैंड करना। आम आदमी के लिए। कैरीड आउट बाय एक्सपर्ट, जो क्रेडिट रेटिंग की जाती है, वो विशेषज्ञ लोगों द्वारा, स्पेशलिस्ट लोगों द्वारा, इस क्षेत्र के अ, नॉलेजेबल लोगों द्वारा करा जाता है। तो क्रेडिट रेटिंग इज़ डन बाय एक्सपर्ट ऑफ रेपुटेड एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट जाती है। इस क्रेडिट रेटिंग का काम एक्सपर्ट जो कि रेपुटेशन रखते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट द्वारा करा जाता है। गाइडेंस अबाउट इन्वेस्टमेंट नॉट रिकमेंडेड। ये बोलते हैं कि क्रेडिट रेटिंग जो होती है, वो सिर्फ़ एक सलाह है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि नहीं आपको यहाँ कर देना चाहिए। तो क्रेडिट रेटिंग इज़ ओनली अ गाइडेंस टू इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के लिए सिर्फ़ एक गाइडेंस है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेशन टू इन्वेस्ट इन एनी पर्टिकुलर। ये नहीं बोलते कि किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए, ऐसी कोई कहानी नहीं है। सिर्फ़ ये एक सलाह है कि हाँ भाई, इनकी रेटिंग अच्छी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये हो गई हमारी बात। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है क्रेडिट रेटिंग की? तो भाई पहला, इश्यूअर की कैपेसिटी को ये असेस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि क्या वो पैसा वापस कर पाएगा? आज बॉन्ड इश्यू कर रहा है, पैसा उधार लेगा, बाद में क्या ये लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा? दूसरा, जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो डेटा पर आधारित होती है, मतलब कहने का फाइनेंशियल डेटा का यूज़ करके ही क्रेडिट रेटिंग डिसाइड की जाती है। क्रेडिट रेटिंग सिंबल से डिसाइड की जाती है, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी ऐसे शब्दों से ही हमारा काम हो जाता है, पूरी डिटेल चर्चा नहीं करनी होती है। हम इस रेटिंग मतलब इन सिंबल से ही समझ सकते हैं कि हाँ, कंपनी की स्थिति कैसी है। ये क्रेडिट रेटिंग का काम एक्सपर्ट द्वारा किया जाता है और क्रेडिट रेटिंग सिर्फ़ एक गाइडेंस है जो है इन्वेस्टर के लिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होती कि नहीं, ट्रिपल ए रेटिंग है आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा ये नहीं बोलते हैं। ट्रिपल ए रेटिंग का मतलब है कि भाई मौके पर इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो डूबेगा नहीं। हम बस इतना केवल कहना चाहते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग। तो भाई क्रेडिट रेटिंग की इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो पहला, प्रोवाइड्स अनबायस्ड ओपिनियन इन्वेस्टर्स। कंपनी मतलब जो है, जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो इन्वेस्टर को अनबायस्ड ओपिनियन बताती है, अपनी ओपिनियन देती है, अपनी राय देती है, वो भी अनबायस्ड, मतलब किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते कि रिलायंस वालों का फेवर कर दे और अडानी का ना करे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ओपिनियन ऑफ गुड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आर अनबायस्ड बिकॉज़ इट हैज़ नो वेस्टेड इंटरेस्ट इन द रेटेड कंपनी। बोलते हैं कि जो अच्छी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ होती हैं, उनकी अगर राय होगी, ओपिनियन होगी तो हमेशा अनबायस्ड होगी। क्यों? क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस कंपनी में, उस रेटेड कंपनी में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। प्रोवाइड्स क्वालिटी एंड डिपेंडेबल इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट रेटिंग से हमें अच्छी क्वालिटी की और उस पर निर्भर करने वाली इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एम्प्लॉय हाईली क्वालिफाइड, ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड स्टाफ in order to assess risk, and they have access to vital and important information and therefore can provide accurate information about the credit worthiness of the borrowing company। भाई जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है वो अपने पास में क्वालिफाइड, ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ को रखती है, जिनको नॉलेज होती है इस क्षेत्र की। साथ ही साथ में इनके पास में जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसका एक्सेस होता है, जिससे कि ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पता कर पाते हैं, जान पाते हैं और हमें ये एग्ज़ैक्टली बता भी पाते हैं कि क्या ये कंपनी जो उधारी लेने वाली है, उसकी क्रेडिट वर्थीनेस है या नहीं है। और ये जो स्टाफ वगैरह क्या होता है, ये इसका असेसमेंट करना। फिर है प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड लैंग्वेज।
इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है ईज़ी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में मिलती है, यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी गैदर करती है इन्फॉर्मेशन, एनालाइज़ करती है, इंटरप्रेट करती है और प्रेज़ेंट करती है फाइंडिंग को ईज़ी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, दैट इज़ सिंबल्स लाइक दिस। ये एक खासियत और होती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है अ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा, वो मतलब अपनी तरफ से सारी मेहनत बैकग्राउंड में कर लेते हैं, लेकिन जब आपको वो प्रेज़ेंट करके देते हैं, तो ट्रिपल ए लिख देते हैं, जो कि आपके लिए समझना बहुत आसान होता है। लेकिन उसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मेहनत पूरा करती है, एनालिसिस करती है, इंटरप्रिटेशन करती है, ठीक है? उसके बाद में प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट और एट नॉमिनल कॉस्ट। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट में या बहुत ही मामूली कॉस्ट में प्रोवाइड करती हैं आम जनता को। क्रेडिट रेटिंग्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर पब्लिश्ड इन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ द रेटेड कंपनी। मतलब ये बोलते हैं कि जो क्रेडिट रेटिंग होती है, वो पब्लिश की जाती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, वो पब्लिश करी जाती है, न्यूज़पेपर में छापा जाता है या एडवर्टाइजमेंट किया जाता है रेटेड कंपनीज़ का। जिससे कि मतलब रिलायंस का बॉन्ड की स्थिति कैसी है, ऐसा हमें जानकारी बॉन्ड में न्यूज़पेपर में, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह में मिल जाती है। पब्लिक डज़ नॉट हैव टू पे फॉर देम। मतलब इस इन्फॉर्मेशन के लिए पब्लिक को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर टू गैदर सच इन्फॉर्मेशन एट देयर ओन कॉस्ट। और मतलब किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बस का नहीं है, हेल्प्स इन्वेस्टर इन टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऑब्वियसली तो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके उसमें मदद करती हैं, है ना? तो क्रेडिट रेटिंग जो है इन्वेस्टर को मदद करती हैं। रिस्क असेस करने में भाई किसी की रेटिंग ट्रिपल ए है, किसी की डबल ए है, किसी की डबल बी है। तो अब आप डिसाइड करो ना कि आपको कितना 80% इसमें इन्वेस्ट करना है, 10% इसमें, 10% इस तरीके से डिसीजन लेने में मदद वो करते हैं। फिर है लास्ट पॉइंट, डिसिप्लिन्स कॉर्पोरेट बोरोवर्स। मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती हैं, वो कंपनियों को डिसिप्लिन में रखती हैं। कैसे डिसिप्लिन में रखती हैं? भई अगर तुम सोचो कि तुम्हारी कंपनी की रेटिंग ट्रिपल ए है, तो मान कर चलो कि जनता पूरा विश्वास करेगी, तुम्हें खूब सारा पैसा इन्वेस्ट करेगी और बदले में तुम खूब सारा एक्सपेंशन कमाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी कंपनी की रेटिंग अगर मान लो सी हो जाए, ट्रिपल ए थी सी हो जाए, अब आपको कोई पैसा नहीं देना चाहेगा, है ना? लोगों का डाउट रहेगा कि भाई ये अच्छी कंपनी नहीं हो सकता, डूब जाए, आपसे रिटर्न ज़्यादा माँगेगा, बहुत सारी समस्याएँ आपके सामने आएगी। तो आपका पूरा प्रयास रहेगा, भाई मैं जो है इस स्थिति में कभी ना जाऊँ, मैं ट्रिपल ए या डबल ए ऐसा कुछ मेंटेन करके चलूँ ताकि डिसिप्लिन में रहोगे आप, ठीक है? ये चीज़ बोल व्हेन अ बोरोइंग entity gets higher credit rating, it increases its goodwill and other companies also do not want to lag behind in ratings। मतलब बोलते हैं कि भाई जब भी किसी कंपनी को बहुत अच्छी रेटिंग मिलती है, तो इससे उसकी गुडविल सुधरती है, इन गुडविल बढ़ जाती है और दूसरी कंपनियां भी पीछे नहीं रहना चाहती, वो भी चाहती है कि हमारी रेटिंग अच्छी से अच्छी हो। हेंस दिस प्रोसेस इनपुट फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन देयर वर्किंग एंड फॉलो एथिकल प्रैक्टिसेस बिकम एलिजिबल फॉर गुड रेटिंग। दिस टेंडेंसी बट हेल्दी डिसिप्लिन अमंग कंपनीज। तो भाई अब इससे क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी गुडविल बढ़े और हमारी रेटिंग अच्छी रहे, तो इसकी वजह से आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, ठीक है? एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे, सही काम करेंगे, जिससे आपको अच्छी रेटिंग मिल सके। ऑब्वियसली इससे डिसिप्लिन बढ़ता है, कंपनियों के बीच में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ता है। अब आती है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग में। इम्पोर्टेंस में अगर हम बात करें भाई, अनबायस्ड ओपिनियन मिलती है इन्वेस्टर को, यानी इन्वेस्टर को ये पता चलता है क्रेडिट रेटिंग कैसी है किसी कंपनी की, और वो भी अनबायस्ड, क्योंकि कंपनी से सीआरए को कोई लेना-देना ही नहीं है, तो उसको वो किसी की खराब कंपनी की अच्छी रेटिंग नहीं देंगे, जो कहने का मतलब ये है। जो भी डेटा मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है और उस डेटा पर निर्भर रहा जा सकता है, डिपेंड रहा जा सकता है, मतलब उस पर भरोसा किया जा सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अच्छी क्वालिटी के स्टाफ, ट्रेन्ड, हाइली क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ को अपने पास रखते हैं, ताकि वो रिस्क को असेस कर सकें और क्रेडिट वर्थीनेस कंपनी की शेयर कर सकें आपके साथ में। जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसको समझना आसान हो, ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, सिंबल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, पहले रेटिंग, बी रेटिंग, सी रेटिंग, डी रेटिंग, इस तरीके। इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है या अगर पैसे भी लगते हैं तो बहुत ही कम पैसों में ये जानकारी हमें मिल जाती है। तो रेटिंग एजेंसी जो कंपनियाँ हैं उनकी रेटिंग, जो देश हैं उनकी रेटिंग, जो कंपनी के द्वारा बॉन्ड वगैरह इश्यू किए गए हैं उनकी रेटिंग पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में या एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू पब्लिश करते रहते हैं। पब्लिक को उसके लिए पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर पब्लिक खुद चाहे ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर करना तो बहुत लंबा समय वाला है। इन्वेस्टर्स टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में इन्वेस्टर की हेल्प करता है। मतलब इन्वेस्टर जो है
किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका डिसीजन लेने में क्रेडिट रेटिंग मदद करती है। उसके बाद में कॉर्पोरेट बोरोवर जो होते हैं उनके अंदर डिसिप्लिन भी बढ़ाता है। कैसे डिसिप्लिन बढ़ाता है? मैंने आपको बताया कि अगर आपकी रेटिंग अच्छी रहेगी, तो ऑब्वियसली आपको लोन अच्छा मिलेगा, आपकी गुडविल अच्छी रहती है, आपको सस्ते में जो है पैसा मिलेगा, आपको खूब पैसा मिलेगा, सस्ते में मिलेगा। तो ऐसे में सभी कंपनियाँ चाहती हैं कि हमारी रेटिंग अच्छी रहे और रेटिंग अच्छी रखने के लिए उनको जो है अच्छी वर्किंग स्टाइल को अपनाना पड़ता है, अच्छी एथिकल प्रैक्टिसेस को अपनाना पड़ता है और इस तरीके से उनके अंदर में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ जाता है। तो बस फ्रेंड्स यहीं पर बात खत्म होती है। इन द